हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हम सीटेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स पेडागोजी का चैप्टर 12 असेसमेंट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आकलन, ठीक है, किस प्रकार से मैथमेटिक्स में आकलन किया जाता है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं उन वीडियोस के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और इससे पहले हमने हिंदी पेडागोजी का पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। उन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। अगर आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन वीडियोस को देखिए, वो आपको बहुत हेल्प करेंगी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 असेसमेंट इन मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस चैप्टर में हम जानेंगे कि असेसमेंट क्यों किया जाता है, क्या पर्पज़ है असेसमेंट करने का, ठीक है, यानी कि आकलन करने का। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है टीचिंग इफ़ेक्टिव। असेसमेंट करने से क्या होता है, जो टीचिंग प्रोसेस है, अधिगम की प्रक्रिया है, उसे इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, ठीक है। देखिए, ये जो असेसमेंट है ये ओनली स्टूडेंट्स का ही नहीं होता है बल्कि टीचर्स का भी होता है। इसमें क्या होता है कि टीचर की टीचिंग देखी जाती है, किस प्रकार से टीचर पढ़ा रहा है। हो सकता है टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है उसमें भी कुछ मिस्टेक्स हों, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बच्चा ही गलत हो, ठीक है, ये याद रखना है। कभी कभी क्या होता है, टीचर्स की जो मेथड्स होती हैं पढ़ाने की वो इस तरह की होती हैं कि बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो जो असेसमेंट है वो स्टूडेंट के साथ साथ टीचर का भी किया जाता है। और असेसमेंट करने का पहला पर्पज़ होता है कि अधिगम की जो प्रक्रिया है उसे इफ़ेक्टिव बनाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है लर्निंग इफ़ेक्टिव। ये भी वही है, अधिगम की प्रक्रिया को इफ़ेक्टिव बनाया जाए, ठीक है। बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, बच्चे रुचि ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये चीज़ें भी नोटिस करना। तो असेसमेंट का पर्पज़ यही होता है, शिक्षण की प्रक्रिया को इफ़ेक्टिव बनाना और अधिगम की प्रक्रिया को इफ़ेक्टिव बनाना। आगे देखेंगे यूज़ मल्टीपल मेथड्स। इसका मतलब है बच्चों का असेसमेंट करने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। एक ही मेथड से बच्चों का जो असेसमेंट है वो नहीं करना चाहिए। कौन कौन सी मेथड यूज़ करनी चाहिए उन्हें हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड फीडबैक। जब बच्चों का आकलन किया जाता है ना, तो आकलन करके बच्चों को फीडबैक भी देना चाहिए, ठीक है। फीडबैक मतलब हिंदी में होता है प्रतिपुष्टि। इसका मतलब है कि बच्चे कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं और उनको सुधारना, ये टीचर का काम है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो बच्चों को फीडबैक देना बहुत ज़रूरी होता है असेसमेंट की प्रोसेस में। अब हम देखेंगे असेसमेंट की पूरी डिटेल। इसके अंदर मेन पॉइंट आता है CCE, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CCE हमेशा सीटेट में इससे क्वेश्चन आना ही आना है, पेपर 1 में भी और 2 में भी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। हिंदी में कहते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। तो चलिए इसे डिटेल में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सतत मूल्यांकन, फिर हम पढ़ेंगे व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन। देखिए, ये जो कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन होता है ना, सतत मूल्यांकन, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है FA और दूसरा होता है SA। FA का फुल फॉर्म है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट, और इसे हिंदी में कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है। नेक्स्ट है SA। इसका फुल फॉर्म होता है सम्मेटिव असेसमेंट, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है, या फिर संकलनात्मक मूल्यांकन भी आप इसको कह सकते हैं ऐसे को। तो चलिए इनको डिटेल में हम पढ़ते हैं। देखिए FA के अंदर पहला पॉइंट है ड्यूरिंग प्रोसेस। देखिए, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ना, ये प्रोसेस के दौरान होता है। कहने का मतलब है पढ़ाने के दौरान साथ साथ में जो आकलन किया जाता है वो FA कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टीचर बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं, एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो बीच बीच में जितना जितना टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बच्चों से, ठीक है, टॉपिक पढ़ाने के बीच में ही।
तो ये होता है ड्यूरिंग प्रोसेस, पढ़ाने के दौरान जो आकलन किया जाता है बच्चों का, और ये होता है एंड या फिर आफ्टर प्रोसेस, ठीक है, यानी कि टीचर ने बच्चों को पढ़ा दिया और लास्ट में जो आकलन हो रहा है, यानी कि सीखने के बाद का जो आकलन है वो ऐसे कहलाता है, सम्मेटिव असेसमेंट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एफए में फॉर लर्निंग। फॉर लर्निंग का मतलब है सिखाने के लिए आकलन, ठीक है, के लिए, यानी कि टीचर ने बच्चों को आगे और सिखाना है, ठीक है, मतलब सिखाने की प्रोसेस पूरी नहीं हुई है, सिखाने के लिए आकलन किया जा रहा है। और ऐसे के अंदर होता है ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखे हुए का आकलन, मतलब बच्चों ने सीख लिया है और उसका आकलन किया जा रहा है अब लास्ट में, एंड में, ठीक है, ये ऐसे के अंदर आता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इम्प्रूव या फीडबैक। इसका मतलब है लर्निंग के इम्प्रूवमेंट के लिए या फिर फीडबैक। देखिए, लर्निंग को और अधिक इम्प्रूव करना है, उसके लिए आकलन किया जाता है, बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो ऐसे होता है जजमेंट या फिर मार्क्स, बच्चों को जज करना कि कितना सीखा है मार्क्स के बेसिस पे, वो आता है ऐसे के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस, ये आता है एफए के अंदर, यानी कि बच्चों की प्रोग्रेस का पता लगाना, बच्चों ने कितना सीखा है, कौन कौन सी कमियां हैं, ये चीज़ें इसमें पता करी जाती हैं। ऐसे के अंदर आता है नो चिल्ड्रंस अचीवमेंट, यानी कि बच्चों की उपलब्धियों का पता लगाना। यहाँ पर तो प्रोग्रेस का पता लगाया जा रहा है, कितनी प्रोग्रेस करी है, ठीक है, कौन कौन सी कमियां हैं, और यहाँ पर बच्चों ने अचीव कर लिया है, ठीक है, उपलब्धि हासिल कर ली है, तो कितनी उपलब्धि हासिल करी है इसका पता लगाना सम्मेटिव असेसमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट देखिए एफए के अंदर डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल। देखिए, डायग्नोस्टिक और जो रेमेडियल है, हिंदी में डायग्नोस्टिक होता है निदानात्मक और रेमेडियल होता है उपचारात्मक। इन्हें अभी हम इसी वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इधर देखिए, ऐसे में है रैंक या पास फेल, ठीक है, रैंक दे दी जाती है बच्चों को, उसके बेसिस पर पास या फिर फेल घोषित कर दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, एफए के अंदर है अनलिमिटेड वे, यानी कि आकलन करने के अनेक तरीके हो सकते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर। लाइक पहला पेन पेपर टेस्ट, ये तो आप लोगों को पता ही है, रिटन टेस्ट जो होता है आप लोग भी देते आ रहे हैं बचपन से। तो एफए के अंदर ओनली पेन पेपर टेस्ट नहीं आता है, बल्कि अनलिमिटेड वेज हैं। बच्चों को ग्रुप एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज़, जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं ना, जिसके अंदर खेल कूद आ जाता है, स्पोर्ट्स आ जाता है, बहुत सारी ऐसी मेथड्स होती हैं। तो सारे वेज जो हैं, अनेक वेज हैं, अनलिमिटेड वेज हैं मूल्यांकन करने के, यानी कि अनलिमिटेड तरीके हैं मूल्यांकन करने के, उसे कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन। बट ऐसे के अंदर क्या होता है, देखिए लिमिटेड वे होते हैं, ओनली पेन पेपर टेस्ट, यानी कि रिटन एग्ज़ाम, सिर्फ रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पर बच्चों को पास फेल घोषित करना, उनका आकलन करना, ये आता है ऐसे के अंदर, यानी कि सम्मेटिव असेसमेंट के अंदर, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए। अब हम देखते हैं, अभी हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर देखा था ना डायग्नोस्टिक और रेमेडियल, अब हम उसकी बात करते हैं। देखिए, डायग्नोस्टिक असेसमेंट निदानात्मक मूल्यांकन हिंदी में कहते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, कमियों का पता लगाना सीखने में, कमियों या समस्याओं के कारण का पता लगाना, लर्निंग में गैप का पता लगाना, गैप मतलब भी होती है कमियां, ठीक है, ये याद रखना। देखिए, ये जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है ना, निदानात्मक मूल्यांकन, इसमें क्या होता है कि बच्चों को जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चों को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो बच्चों को क्यों समझ में नहीं आ रही हैं, कहाँ पर कमियां हैं, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, लर्निंग की प्रोसेस में बच्चों के लिए कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, उसका पता किया जाता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट के अंदर, ठीक है। कमियां या फिर समस्याएं ढूंढी जाती हैं कि बच्चों को आखिर समझ में आ क्यों नहीं रहा है, बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं, इसका क्या रीज़न है,
ठीक है, तो इसमें कमियों का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट हमने देखा था रेमेडियल, है ना। तो अब हम पहले रेमेडियल को पढ़ लेते हैं। रेमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण। इसमें क्या होता है, जो हमने डायग्नोस्टिक असेसमेंट में कमियां पता करी थी ना, उन कमियों को दूर किया जाता है। ठीक है, उन कमियों को उपचारात्मक शिक्षण में दूर किया जाता है। अब दूर करने के भी अनेक तरीके हो सकते हैं। टीचर द्वारा अपनी टीचिंग मेथड्स को चेंज करके बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, या फिर जो भी कमियां आ रही हैं बच्चों को पढ़ने में, उनका पता लगा करके यहाँ पर उसका निदान किया जाता है, यानी कि उपचार किया जाता है, कमियों को दूर किया जाता है, ताकि बच्चा लर्निंग की जो प्रोसेस है उसे अच्छे से समझ पाए। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है कमियों को दूर किया जाता है जो लर्निंग में हो रही हैं, समस्या का उपचार करना। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। इसे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखिए, सपोज़ कीजिए कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जा रहा है। ठीक है, जब डॉक्टर के पास वो गया, सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं, सबसे पहले मेडिसिन लिख कर तो नहीं देते हैं ना, सबसे पहले वो क्या करते हैं, चेकअप करते हैं, जांच करते हैं कि आखिर पेशेंट को प्रॉब्लम किस चीज़ में है। तो वही चीज़ है लर्निंग में कमियों का पता लगाना, समस्या का पता लगाना कि कहाँ पर बच्चे को समस्या आ रही है। ठीक है, ये हो गया डायग्नोस्टिक। उसके बाद डॉक्टर क्या करते हैं, जब डॉक्टर को पता चल जाता है कि पेशेंट को ये बीमारी है, उसके बाद वो मेडिसिन लिख करके देते हैं, है ना, यानी कि जो पेशेंट है उसका उपचार करते हैं, उसे रेमेडी देते हैं, मेडिसिन्स देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है रेमेडियल टीचिंग। टीचर क्या करता है, जो डायग्नोस्टिक में कमियाँ पता लगी थी उन कमियों को दूर करता है, उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उपचार करता है। जैसे डॉक्टर पेशेंट का उपचार कर रहा है, वैसे ही टीचर भी बच्चों का उपचार करते हैं जहाँ पर बच्चों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। देखिए, अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। CCE की बात करी थी ना, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो हमने कॉन्टीन्यूअस तो पढ़ लिया है, अब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव की। कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, देखिए व्यापक मूल्यांकन भी दो प्रकार का होता है, पहला स्कोलैस्टिक और दूसरा को स्कोलैस्टिक। स्कोलैस्टिक को हिंदी में बोलते हैं शैक्षिक और को स्कोलैस्टिक को हिंदी में बोला जाता है सह शैक्षिक। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। जो शैक्षिक है इसमें क्या होता है, ओनली पेन पेपर टेस्ट में मूल्यांकन करना, और सह शैक्षिक में आता है पेन पेपर टेस्ट के साथ साथ अदर एस्पेक्ट से भी बच्चों का मूल्यांकन करना, जैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ आदि। देखिए, शैक्षिक में क्या होता है, ओनली पेन पेपर टेस्ट से बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि बच्चों को उनकी मेंटल स्किल से जज करना। ठीक है, बच्चों को कितना आता है कितना नहीं आता है, उनका जो असेसमेंट है ओनली पेन पेपर टेस्ट द्वारा किया जाता है। बट जो सह शैक्षिक है उसमें पेन पेपर टेस्ट तो होता ही है, साथ में अदर एस्पेक्ट से भी जो बच्चे हैं उनका असेसमेंट किया जाता है, जैसे फिज़िकल एक्टिविटीज़ करवा देना, कोई गेम्स करवा देना, कोई कंपटीशन रख देना, डिबेट करवा देना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं सह शैक्षिक के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको इनमें डिफरेंस भी पता चल गया होगा। अब इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक आता है पोर्टफोलियो। आई थिंक आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ये सारे ही सब्जेक्ट की पेडागोजी में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, पोर्टफोलियो में क्या होता है, सबसे पहला है कलेक्शन स्टूडेंट्स वर्क, दूसरा पॉइंट है इंफॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड, तीसरा पॉइंट है टीचर मेंटेन, एंड फोर्थ पॉइंट है इंडिविजुअल फाइल। ठीक है, देखिए पोर्टफोलियो क्या होता है, बच्चे का जो पूरा डेवलपमेंट होता है ना उस पर फोकस किया जाता है। ठीक है, स्टूडेंट्स वर्क, बच्चों के जो काम हैं पूरे साल भर के, वो किस तरह का है, पढ़ाई में, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में वो किस तरह का है। ठीक है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं यानी कि स्पोर्ट्स में कैसा है, ये सारी चीज़ें इनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। कह सकते हैं जो पोर्टफोलियो है ये एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है, इसमें बच्चे के सभी कार्यों का लेखा जोखा होता है। ठीक है,
कि बच्चा पढ़ाई में कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, सारी चीज़ों में। जब बच्चे ने एडमिशन लिया स्कूल में तब से लेकर के नेक्स्ट क्लास में जब वो जाता है, पूरे साल भर का एक डॉक्यूमेंट होगा, उसमें बच्चे की सारी एक्टिविटीज़ लिखी होंगी। ठीक है, इससे क्या होता है कि बच्चे की प्रगति का पता लगाया जाता है, यानी कि बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस कर ली जाती है। इससे बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और ये जो पोर्टफोलियो है, ये जो एक डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, ये इंडिविजुअल फाइल होती है, यानी कि हर बच्चे की अलग अलग एक फ़ाइल होगी। ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स की एक फ़ाइल बना करके उसमें सभी का लिख दिया, ऐसा नहीं, हर बच्चे की अलग अलग होगी, इंडिविजुअली। इससे क्या होगा, बच्चे की प्रोग्रेस का पता लगाया जा सकता है और इससे बच्चे के जो कॉन्टिन्यूसली डेवलपमेंट हो रहा है उसका भी पता लगाया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि बच्चा कल कैसा था, आज कैसा है और आने वाले टाइम पे वो कैसा रहेगा, इसका थोड़ा बहुत पता लगाया जा सकता है। कह सकते हैं कि टीचर द्वारा बच्चे का प्रिडिक्शन किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि बच्चे के बारे में थोड़ा बहुत भविष्यवाणी कर सकते हैं टीचर इस पोर्टफोलियो के थ्रू, यानी कि इस डॉक्यूमेंट के थ्रू। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा कि पोर्टफोलियो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर यही समाप्त होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहें तो मुझे टेलीग्राम एंड फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इनके लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। और फ्रेंड्स, इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी सॉल्व करने की। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।